चेनारी विधानसभा का गठन और उसको आरक्षित करने के पीछे एक खास मकसद था और उसी मकसद के तहत कोशिश की गई कि उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन जब से चेनारी विधानसभा का गठन हुआ और उसके 5 साल बाद जब इसे आरक्षित किया गया, उसके बाद कई विधायक बने, उसमें से कुछ मंत्री भी बनाए गए। क्या मंत्री और विधायक बनने के बाद जिस उद्देश्य से चेनारी विधानसभा को आरक्षित किया गया था वो उद्देश्य पूरा हो सका? हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लोजपा से पूर्व प्रत्याशी, चेनारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर जाने की कोशिश करेंगे कि इतने दिनों में चेनारी का परिदृश्य कितना बदला और जो विकास होना चाहिए उस विकास को किस स्तर तक ले जाया गया। सर, चेनारी में पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, 2020 के चुनाव में आप मुख्य प्रत्याशी के तौर पर थे और ये माना जा रहा था कि आपके कारण एक प्रत्याशी को जीत मिली, ये कहा जाता है, ये आरोप लगाया जाता है। आप घूमे होंगे चुनाव के दौरान, आप सभी जगह गए होंगे, जो स्थिति देखे होंगे उसको आप बखूबी जानते होंगे। चेनारी का विकास अभी तक कितना हो सका है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न किया कि हमारे लड़ने के चलते एक प्रत्याशी की जीत हुई, मैं इससे शुरुआत करता हूं कि किसी को जिताना और हराना किसी प्रत्याशी के बस में नहीं होता है और वह जनता तय करती है, वोटर तय करते हैं कि हमारे कौन से प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और कौन से हारेंगे। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा, बहुत सारे मुझ पे आरोप भी लगते आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीतता है और अपने कामों को बखूबी वो अगर नहीं करता है तो जनता उसे जरूर जवाब देती है और जिताने हराने का काम करती है। अच्छा काम करेंगे तो जरूर जनता आपको जिताएगी और बुरा करेंगे तो जरूर आपको हरा के आपको पद से नीचे गिराने का काम करती है। और जहाँ तक रहा विकास की बात, तो यह हमारा जो क्षेत्र है चेनारी विधानसभा वो आरक्षित रहा है और समय समय पे अभी आप देख लें कि हमारे यहाँ से मुरारी गौतम जी अभी मिनिस्टर हैं, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और आप देख लें कि चेनारी का एक ज्वलंत मुद्दा है जो दुर्गावती जलाशय परियोजना। आनन फानन में उस दुर्गावती जलाशय परियोजना का उद्घाटन तो जरूर कर दिया गया, लेकिन हमारे किसान भाइयों को जितनी बैतरणी नदी है उसमें आज तक पानी नहीं छूटा। हमारा जो जिला है इसको धान का कटोरा कहा जाता है और व्यवसाय, हमारा जो रोजी रोटी है वो खेती से जुड़ा हुआ है। हमारे जो 70% लोग हैं वो खेती पर आधारित हैं, लेकिन आज तक दुर्गावती जलाशय परियोजना का पानी जो है हमारे किसान भाइयों के खेत तक नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात कि अभी सावन का महीना चल रहा है, आप देख लें कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि झारखंड में बाबा धाम, अब बाबा धाम एक महीने साल भर में एक महीने सावन का महीना आता है और वहाँ के व्यवसाय से सालों भर का लोग वहाँ का जीविकोपार्जन का साधन अपना आरक्षित कर कमा लेते हैं, जिससे सालों भर वो अपना पेट चला सकते हैं। और उसके लिए झारखंड सरकार पूरी तरह तन्मय होकर वहाँ पे काम करती है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, सड़क की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, तो तमाम आपको पानी की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं सरकार जो है अपनी तरफ से करती है। और सेम उसी तरह हमारे यहाँ गुप्ता धाम बाबा का यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पे लोग जल चढ़ाने जाते हैं, धाम है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उनके कान तक यह बात जाती है या हमारे प्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं इन सब बातों को सरकार तक नहीं पहुँचाते हैं कि हमारे लोग जो यहाँ के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी लोग यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि क्या यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि इस पर ध्यान आकर्षित सरकार का कराते हैं, नहीं कराते हैं? मुझे लगता है कि कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लें कि हमारा जो रोहतास जिला है, सासाराम जो शहर है, यह पर्यटन के भंडार का भंडार कहा जा सकता है। आप देख लें पायलट बाबा धाम है, यहाँ आपको त्रिखो शंकर जी का गुफा वाला मंदिर है, आप देख लें शेरशाह का मकबरा है, माँ तारा चंडी का धाम है। अब देखिए यहाँ से जो सड़कें जो पायलट बाबा के रास्ते होके आती है और यहाँ आपको बुढ़न होते हुए वो अगर चाहे तो आप गुप्ता धाम जा सकते हैं आप, लेकिन उस सड़क की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, लोग नहीं जा पाते। अभी आप जाएंगे कीचड़ लगा हुआ है, गाड़ी नहीं जा पाएगा, लोग नहीं जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पर ध्यान आकर्षित करे और हमारे यहाँ की जितनी पर्यटन व्यवस्थाएं हैं मुझे लगता है कि उसको दुरुस्त करा दिया जाए तो हमारे लोगों को बहुत सारा व्यवसाय मिलेगा। हमारे युवा पीढ़ी जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो नौकरी के लिए तो घूम रहे हैं, तो तमाम इस सावन के महीने से ही कमा के अपने
जीविकापार्जन का साल भर का व्यवस्था कर सकते हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान आकर्षित यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा अगर किया जाए, तब मुझे लगता है अगर नहीं होता है तो उसके जिम्मेवार जीते हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे जो सरकार में है वो इसका जिम्मेवार है। अच्छा, एक चीज बताइए, विधायक रहने के दौरान उनसे जब पूछा जाता था तो उनका कहना था कि हम अभी विपक्ष में हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब तो मंत्री हैं। सरकार में मंत्री के स्तर से बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वयन कराया जाता है। आपको लगता है कि अगर मुरारी प्रसाद गौतम चाह जाएं या वो कोशिश करें तो जो जिन समस्याओं को आप गिना रहे हैं उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है? देखिए, ये तो इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। चुनाव जीतने से पहले तो बहुत सारे लोग वादा करते हैं। हम लोगों ने भी वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है उसमें मोतियों का खेती किया सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख लें, वहाँ पे नालंदा में वहाँ पे मोतियों का खेती करा रहे हैं, और यहाँ जो पानी है यहाँ पे पर्याप्त है जहाँ मोती का मतलब खेती किया सकता है। हमारे किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पे अभी आप देख लें, प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी जी वो बोलते हैं कि ऐतिहासिक जगह है और उनको पढ़ना चाहिए। मैं पहले भी बोला था कि यह जो सासाराम है शेरशाह सूरी का नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। हिस्ट्री में पढ़ते हैं यहाँ के शेरशाह सूरी ने दिल्ली के सल्तनत पर शासन किया था। तो इसको विकसित करने की आवश्यकता है और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम जीतते हैं चुनाव, जीतने से पहले तो बहुत सारे वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी हम व्यतीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी सारे जो पर्यटन के हमारे पास संभावनाएं हैं, आप अभी देख ले, बरसात का मौसम चल रहा है, हजारों लाखों की संख्या में माजर कुंड, धुआं कुंड, आपको हनुमान धारा, बुढ़न झरना, तो ऐसे ऐसे तमाम यहाँ पे जो हमारे प्राकृतिक झरना है, यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए। लाखों लोग आते हैं। तो इसको दुरुस्त कर दिया जाए तो हम लोगों के लड़कों, जो हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी है, उनको व्यवसाय मिलेगा, लेकिन इस पर तो किसी का ध्यान है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं हम, चिनारी विधानसभा को आरक्षित करने के पीछे का एक मकसद हो रहा होगा, जिनके द्वारा आरक्षित किया गया होगा। उसमें जहाँ तक मुझे समझ है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। अभी तक जितने विधायक रहे हैं वो इसी संवर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से ही उनका संबंध रहा है। उनके कार्यकाल में उस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जातियों का कितना विकास हो सका है अभी? देखिए, आपने दो कम्युनिटी की बात करी है आपने, एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति जो है हमारे अभी पहाड़ से जो नीचे लोग हैं, कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं। हमारे जो लोग हैं वो विकसित हुए हैं, लेकिन आज भी जो पहाड़ के लोग हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो पहाड़ पे हैं, आज भी वो सड़कें दुरुस्त नहीं हैं। दवा कराने के लिए 50-50 किलोमीटर पहाड़ से नीचे आना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। और आप देख लें कि वन विभाग, इतनी पेड़ें कट गई, वन विभाग आज अब देख लीजिए कि वन प्राणी हैं वो अक्सर नीचे आ जा रहे हैं। बंदर हो, जंगली जानवर जो नीचे आ जा रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है कि जो वन विभाग है, वन विभाग अगर फलदार वृक्ष पहाड़ पे लगाए तो उससे लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और जो वन प्राणी है वो पहाड़ पे ही अपना भोजन प्राप्त उनको मिल सकता है। लेकिन वन पर्यावरण द्वारा वहाँ पर ऐसे व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं। आप देख लें कि वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी खेती क्या है, महुआ है, प्यार है, हरे है, बहेरा है। तो वैसे स्थिति में उनको अगर वह बेचने आते हैं, हरे बहेरा और महुआ और प्यार बेचने आते हैं, तो हमारे फॉरेस्ट के लोग उनको पकड़ के जेल भेज देते हैं। क्या वहाँ पर धान की खेती होगी, क्या वहाँ गेहूँ होगा, वहाँ पर सब्जी उपजाया जाएगा? उनके लिए वही फसल है, वही उनका व्यवसाय है, और वैसे लोगों को नहीं बेचने दिया जाता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार में जो बैठे लोग हैं अगर देखेंगे और सुनेंगे, तो मैं इनसे जरूर मांग करूँगा कि उन पहाड़ के लोगों, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जो फसल है कम से कम नीचे ले आकर बेचे और उनसे उनका जीविकापार्जन हो सके। और एक बात और, वहाँ भी रोहतासगढ़ किला है और उसको भी विकसित कर दिया जाए। अभी तो रोपवे की व्यवस्था सुनते सुनते हम लोग इतना दिन हो गया, लेकिन आज तक रोपवे नहीं लगा, सड़कें दुरुस्त नहीं है, लोग वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन एक बात हमने पहले भी कहा, अभी फिर भी कह रहा हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की कमी है और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो मांग नहीं करते हैं और सरकार के यहाँ ध्यान आकृष्ट नहीं कराते हैं। यह है लोजपा के पूर्व प्रत्याशी, जिनका साफ कहना है कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सोचिए कि जब कोई किसी उद्देश्य से कोई कार्य प्रारंभ करता है और उद्देश्य फलित न हो, तो ये माना जाता है कि जिनके माध्यम से उद्देश्य को फलित किया जाना है उनके स्तर से वो कोशिश नहीं की गई जिस कोशिश से उस उद्देश्य को फलित किया जा सकता था। हमारे साथ अभी सुमन जी हैं, उमरेंद्र कुमार सुमन जी हैं।
ये बारीकी से उन समस्याओं को देखते हैं या समीक्षा करते हैं जिन समस्याओं से लगातार लोग जूझते रहते हैं। सुमन जी, एक चीज़ बताइए, आप चेनारी से सटे हुए हैं। चेनारी विधानसभा और सासाराम विधानसभा का जो क्षेत्र है वो सटा हुआ है। चेनारी विधानसभा में जो विकास होना चाहिए वो विकास लोग कहते हैं कि नहीं हुआ। इसको चेनारी क्षेत्र में विकास नहीं होना, इसके लिए किसे दोषी माना जाए? देखिए, विकास सिर्फ 3 चीज़ों का होता है: आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा जो चेनारी विधानसभा है, या उसको मैं आप जैसे विधानसभा के हिसाब से शेखर जी बताए, लेकिन मैं उसे कैमूरांचल घाटी के हिसाब से बताऊंगा कि कैमूरांचल घाटी में अनेक पर्यटक स्थल हैं जिसको विकसित करने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था को तेजी से अर्थव्यवस्था के ग्राफ को बढ़ाया जा सकता है। चंदन शहीद पीर, अशोक शिलालेख, और अभी हाल में जो संजय सिंह डीएफओ साहब की स्मृति में जो शहीद डीएफओ की स्मृति में जो पार्क बन रहा है वो, और पीछे मेरे है ताराचंडी धाम, धुआं कुंड और मांजर कुंड। और वहाँ से जो घनकी जामुन का मोड़ है, यहाँ से एक सीधे रास्ता जाता है जो आपको गीता घाट आश्रम, शेरगढ़ किला और दुर्गावती डैम होते हुए गुप्ता धाम तक जाता है। और तो सोचिए पायलट, ये पूरा जितना अभी हम बताया है, ताराचंडी हो, चाहे पायलट बाबा धाम हो, चाहे गुप्ता धाम हो, ये तीनों इलाके को एक सर्किट में अगर डेवलप करना है तो किया जा सकता है। मात्र 1 किलोमीटर का रोड है जो घनकी जामुन से लेकर वो बुढ़न मोड़ तक है, वो कच्चा है। उधर भी अलकतरा का रोड है, आपको गुप्ता धाम तक पक्का रोड मिलेगा। और यहाँ पायलट बाबा धाम, ये ताराचंडी तक पूरा, घनकी जामुन से लेकर सिर्फ बुढ़न तक मात्र 1 किलोमीटर कच्चा है, जिसको कि प्रशासन नहीं बना पा रहा है। और जहाँ वो 4 लेन को क्रॉस कर रहा है, जिस चैनेज पे वो 4 लेन को क्रॉस कर रहा है, दोनों तरफ से अगर सर्विस लेन गिरा दिया जाए, और एक जो बाहर में आप देखते हैं कि सभी 4 लेन पर लिखा रहता है कि राजगीर इतना किलोमीटर, फलाना शहर इतना किलोमीटर, पटना इतना किलोमीटर, उस तरह का अगर होर्डिंग लग जाए कि गुप्ता धाम यहाँ से इतना किलोमीटर दाहिने है और बाएं में पायलट बाबा धाम है, तो निश्चित तौर पे पर्यटन का विकास होगा। आप सासाराम में कहीं बोर्ड देखते हैं? आप लालगंज नहर पे बोर्ड देखते हैं पायलट बाबा धाम का, ताराचंडी धाम का, कहीं आपको दिखता है? ये सब बुनियादी चीजें हैं जिसको कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, मैं एक विधानसभा के विधायक या मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के अधिकांश जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत के हो या विधानसभा स्तर के हो या संसदीय प्रतिनिधि हो, उनका विजन में कहीं ना कहीं या तो विजन है नहीं, या फिर वो इस चीज को करना नहीं चाहते हैं, वो इस चीज के अनदेखी। बताइए, जिन बातों को आप जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण है, आखिर प्रतिनिधि उस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? पहले के प्रतिनिधियों का सीधा संवाद जो होता था इलाके के बुद्धिजीवियों तक, इलाके डिपार्टमेंट के कलर किरानी तक होता था, सरकारी नौकरी करने वाले से लेकर शिक्षकों तक होता था। आज के तमाम जनप्रतिनिधि, मतलब तमाम नहीं, मतलब 95% जनप्रतिनिधि ठेकेदारों और चाटुकारों के बीच घिरे पड़े हैं, मैं यही कहूँगा। अच्छा, एक लास्ट कमेंट, अभी जो चंद्रशेखर, जनता के जो ठेकेदार और चाटुकार हैं उनको जनता के समस्या से कोई वास्ता नहीं है, वे जनप्रतिनिधियों के आंख पर पट्टी बांधने का काम करते हैं। चेनारी विधानसभा में कई समस्याएं हैं, जिन समस्याओं में दुर्गावती जलाशय परियोजना का काम पूर्ण नहीं होना सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में मानी जा रही है। और ये माना जा रहा है कि अगर उस समस्या का समाधान हो जाए तो जो रोहतास जिला में रहने वाले किसान हैं उनकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सोचिए कि जिस जगजीवन राम जी के द्वारा दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास किया गया था, उन्हीं के एक मंत्री के द्वारा अभी जो कुछ किया जा रहा है, उसी के कारण आज शायद दुर्गावती जलाशय परियोजना का काम पूर्ण नहीं किया जा सका है। कारण कि जब आप 1 साल से मंत्री हैं, जब विधायक थे तो लोगों की उम्मीदें आपसे उतनी नहीं थी जितनी अभी हैं। अगर आप मंत्री बन गए हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है चेनारी विधानसभा की सबसे ज्वलंत समस्या का निदान करने का। उन समस्या का निदान आपके स्तर से नहीं हो रहा है, और जिस मकसद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चेनारी विधानसभा को आरक्षित किया गया था, शायद वो भी मकसद अभी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर अब इस क्षेत्र में कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा मंत्री, जिनके बदौलत वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास होगा, और किसे मंत्री बनाया जाए, किसे विधायक बनाया जाए, जिनके बदौलत चेनारी के दुर्गावती जलाशय परियोजना की समस्याओं का समाधान होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।